तो आज पहले हम कल वाले काम की थोड़ी सी रिपीटेशन कर लें, थोड़ा उसको रिकॉल कर लें, उसके बाद इधर आते हैं। कल हमने पढ़ा था कि अल्केन्स को पैराफिन्स कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर लो रिएक्टिविटी। फिर हमने पढ़ा था कि वो लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं। दो रीजन थे, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड और इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नॉन पोलरिटी। फिर हमने पढ़ा था कि चलें अगर रूम टेम्परेचर पे अल्केन को किसी से भी रिएक्ट कराएंगे तो ना अल्केन एसिड से, ना बेसिस से, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ना रिड्यूसिंग एजेंट से, किसी से भी रिएक्ट नहीं करता। हाँ चलें ठीक है। फिर अगर हम स्पेशल कंडीशंस देते हैं तो अल्केन्स के 4 रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन से? थर्मल क्रैकिंग कह लें या पायरोलाइसिस कह लें, थर्मल डिकम्पोजिशन कह लें, कैटालाइटिकल ऑक्सीडेशन, कंबस्शन और सब्स्टिट्यूशन। फिर हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन 2 होते हैं, एक नाइट्रेशन होता है, दूसरा पर रूम टेम्परेचर पे कौन सा होता है। इसलिए अल्केन्स के जो प्रिंसिपल रिएक्शंस हैं जो नॉर्मल कंडीशंस पे होंगे वो कौन होंगे? सब्स्टिट्यूशन में कौन सी सब्स्टिट्यूशन? हैलोजिनेशन। ठीक है, तो उसमें हमने ये देखा था कि कैटालाइटिकल कॉम्बिनेशन जो है या कैटालाइटिकल ऑक्सीडेशन, उसमें उसकी कंडीशन क्या है कि किसी भी लोअर अल्केन को अगर आप कॉपर को 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे, कॉपर ट्यूब को, फिर एयर और हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर जो है उसको 200 एटीएम पे अगर कंप्रेस करके उस ट्यूब में से गुजारेंगे तो सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगे। पहली स्टेज में अल्केन अल्कोहल बनाएगा, अल्कोहल अल्डिहाइड बनाएगा, अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने कंबशन में देखा कि ये हो रहा था कि कंबशन 3 किस्म की होती है, कंप्लीट कंबशन, पार्शियल और इनकम्प्लीट। कंप्लीट कंबशन तब होती है जब आपके पास ऑक्सीजन एक्सेस में हो, ऑक्सीजन एक्सेस में हो, ठीक है। पार्शियल तब होती है जब ऑक्सीजन थोड़ी सी कम हो, लिमिटेड हो। और इनकम्प्लीट तब होती है जब तो सब कंबशन में वाटर बनता है तो कंप्लीट में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सॉरी पार्शियल में कार्बन मोनोऑक्साइड और इनकम्प्लीट में कार्बन बन। फिर हमने पढ़ा कि थर्मल क्रैकिंग रिएक्शंस होते हैं जिसको पायरोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। वो रिएक्शंस क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पेट्रोल की एडिशनल डिमांड चाहिए, तो हम हायर हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं? ब्रेक करके छोटे छोटे कंपाउंड लेते हैं, तो वो रिएक्शन जो है 500 या 500 से ऊपर होता है। तो सवाए सब्स्टिट्यूशन के सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे होते हैं। तो आज हम बात करते हैं, नाइट्रेशन किया था कल हमने, तो आज हम बात करते हैं हैलोजिनेशन की। हैलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ। देखिए हैलोजिनेशन बेंजीन में भी होती है, हैलोजिनेशन अल्कीन्स में भी होती है, हैलोजिनेशन अल्काइंस में भी होती है, हैलोजिनेशन अल्केन्स में भी होती है। ये सारे डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन, नाम वही होगा, हैलोजिनेशन ही होगा, हैलोजन ही ऐड होगा बेंजीन में भी, अल्कीन में भी, अल्काइन में भी, अल्केन में भी, पर टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा? चेंज होगा। जब आप अल्केन की बात करते हैं, हम बात करते हैं हैलोजिनेशन की, एडिशन ऑफ हैलोजन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा कि हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, उसकी जगह पे क्या आएगा? हैलोजन है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करता है, या एक ग्रुप ऑफ एटम दूसरे एटम को, या एक ग्रुप ऑफ एटम दूसरे ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या करता है? रिप्लेस। सो ऐसा रिएक्शन इन विच वन एटम or group of atom replaces other atom or group of atoms is called a substitution reaction। अब substitution reaction कराने के लिए हमें एक reagent चाहिए जो दूसरे एटम को रिप्लेस करे। वो reagent 3 किस्म के हो सकते हैं, या तो वो फ्री रेडिकल होगा, या वो क्या होगा? तो अगर substitution reaction को फ्री रेडिकल इनिशिएट करता है तो उस substitution को हम फ्री रेडिकल substitution कहेंगे। अब अल्केन्स में जो रिएक्शन होते हैं वो फ्री रेडिकल substitution। ये फ्री रेडिकल क्या होता है अभी हम पढ़ते हैं। उसके बाद अगर किसी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को न्यूक्लियोफाइल इनिशिएट करता है तो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये आपको अल्काइल हैलाइड में मिलेंगे। अगर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इनिशिएट करता है तो रिएक्शन को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक। ये आपको बेंजीन में मिलेंगे। तो अभी हम किसकी बात करेंगे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो पहली बात कि हैलोजिनेशन है क्या? द इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन, यानी हैलोजन में कोई भी हो सकता है, भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी, ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन्स टू प्रोड्यूस हैलो अल्केन। तो हैलोजिनेटेड अल्केन बनेगा।
तो उसका नाम क्या होगा? हैलो अल्केन। इस कॉल्ड क्या होगा? हैलोजिनेशन। इस कॉल्ड व्हाट? हैलोजिनेशन। ठीक है। तो अल्केन्स जो है रिएक्ट्स विद क्लोरीन ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट टाइप और हाई टेम्परेचर, रिजल्टिंग इन द सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। कि सिर्फ ब्रोमीन और क्लोरीन सनलाइट की मौजूदगी में, या फिर आपके पास खाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनकी मौजूदगी में, या फिर थोड़ा सा हीट करें, तो ब्रोमीन और क्लोरीन क्या करेंगे कि अल्केन से, कोई भी अल्केन रिएक्ट करने वाला हो तो उससे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह पे क्या लगेगा? ब्रोमीन या क्लोरीन। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी? ब्रोमो अल्केन या क्लोरो अल्केन। फ्लोरीन भी रिएक्ट करता है, आयोडीन भी रिएक्ट करता है, पर रूम टेम्परेचर पे जो सक्सेसफुली आप अच्छी यील्ड बना सकते हैं, अच्छी प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन के साथ और क्लोरीन के साथ। क्यों? वो अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ हेलोजन यूज। कि कितनी हेलोजिनेशन होगी वो डिपेंड करता है कि हेलोजन की कंसंट्रेशन कितनी है। अब देखिए, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर से कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। अब अल्केन की जितनी कंसंट्रेशन होगी, जितनी हेलोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उतना रेट क्या होगा? फास्ट होगा। कितनी हेलोजिनेशन होगी, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि रिप्लेस करने वाले हाइड्रोजन कितने हैं, सॉरी हेलोजन कितने हैं, और रिप्लेस होने वाले हाइड्रोजन कितने हैं। ठीक है। उसके बाद क्या चीज है कि रिएक्शन ऑफ अल्केन्स विद फ्लोरीन। कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन की बात हमने नहीं कही, हमने की किसकी बात? क्लोरीन और ब्रोमीन की। क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन इजिली हो जाती है। फ्लोरीनेशन में क्या सीन है कि फ्लोरीनेशन जो है, हाँ तो वही मैं बात कर रहा हूं बेटा। ठीक है। देखिए बिमल, ये ऑप्शन है, या आप सनलाइट यूज करोगे, अगर सनलाइट यूज नहीं करते तो फिर आप हीट एनर्जी यूज करोगे, दोनों में से एक चीज यूज होगी। ठीक है। फ्लोरीन क्या करेगा कि अगर आप फ्लोरीन को यूज करते हैं, फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है। फ्लोरीन क्या है? तो क्या करेगा? फ्लोरीन जितने भी हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे सबको रिप्लेस कर देगा। एक तो जल्दी करेगा, दूसरा वायलेंटली रिएक्ट करेगा। एक जल्दी करेगा, जितने अवेलेबल हाइड्रोजन होंगे सब रिमूव होंगे, और जल्दी और वायलेंटली और एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करेगा। आपकी प्रोडक्ट जो आप बनाना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगी, कोई और मिलेगा आपको। कैसे और मिलेगा? जब एक्सप्लोजन होगा तो हाइड्रोकार्बन कंबस्ट हो जाएगा, तो आपको फ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो कम ही चांस है कि मिले। तो आयोडीनेशन फिर क्यों नहीं होती? आयोडीनेशन जो है वो वेरी स्लो होता है। स्लो होने के बाद रिवर्सिबल होता है। एक तो स्लो होता है यानी आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन हो रहा है, फिर पता ये चला कि वो वापस जाना शुरू हो गया। तो देखें ये नुकसान है। आपने इन्वेस्ट किया, आप आयोडीन ले आए, आयोडीनेशन की, आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हुआ, टाइम ज्यादा लगा, लेबर ज्यादा लगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ज्यादा लगी, उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो रिवर्स होना शुरू हो गया। तो फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन डायरेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं उस पर भी आते हैं। तो पहली बात कि क्या इजी है, अगर आपके पास कोई भी अल्केन है, ठीक है, आपके पास कोई भी अल्केन है, अल्केन को जनरली RH से जाहिर करते हैं। ये हाइड्रोजन क्या होगा? रिप्लेस होगा। ठीक है, ये क्या है? अल्केन है। आप इसकी क्या कर सकते हैं इजिली, जो आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ये आर्डर क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन जो है इन सब में इलेक्ट्रॉनिक किसकी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी कौन होगा? फ्लोरीन होगा। ठीक है, पर इसका डिसएडवांटेज क्या है? वाई वी डू नॉट परफॉर्म दिस थिंग, यानी रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, एट नॉर्मल कंडीशंस, एट नॉर्मल कंडीशंस, अगर आम कंडीशंस यूज करते हैं तो ओनली क्लोरीनेशन एंड ब्रोमीनेशन इज यूजफुल। सिर्फ ये दो यूजफुल है, बाकी इनके ड्रॉबैक्स हैं, वो देखते हैं क्या हैं। इससे क्या होता है? फ्लोरीनेशन एक तो क्या करता है कि वायोलेंटली रिएक्ट करेगा, वायोलेंटली, फिर क्या होगा? एक्सप्लोड होगा, एक्सप्लोजन होगा, फिर क्या होगा कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगी। यानी हमें अगर एक प्रोडक्ट चाहिए, तो फ्लोरीन आपको कभी भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने पे वो रिएक्शन उधर स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। तो वो जितने अवेलेबल हाइड्रोजन है वो रिप्लेस करता जाएगा, और इतना जल्दी रिएक्शन होगा, इतना वायलेंटली होगा कि हम रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे,
और हमें जो हमारी जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वहां पे हम रिएक्शन को स्टॉप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आयोडीनेशन में क्या है, पहली बात कि ये स्लो होता है, दूसरी बात कि रिवर्सिबल हो। अब दोनों चीजें जो है वो अनफेवरेबल है। हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट जल्दी चाहिए, उसके बाद इरिवर्सिबल हो, क्योंकि वापस रिवर्स हो जाएगा तो वापस आपको अल्केन मिल जाएगा। तो हमें तो अल्केन तो नहीं चाहिए, हमें तो आयोडो अल्केन चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है नॉर्मली हम नहीं करते, हम ओनली क्या करते हैं, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। फिर ये बनाना हो तो फिर क्या करते हैं, हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। कि आप क्या करोगे, आपने क्या किया कि मीथेन यूज किया, मीथेन को आपने क्या किया, क्लोरीन से रिएक्ट किया, आपको क्या मिलेगा, क्लोरोमीथेन। आपको क्या मिलेगा, क्लोरोमीथेन। उसके बाद क्या मिलेगा, HCl। इनडायरेक्टली आपको क्या चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए, फ्लोरोमीथेन चाहिए, तो आप सोडियम फ्लोराइड से रिएक्ट करोगे। ठीक है, अगर आपको आयोडोमीथेन चाहिए, आप सोडियम आयोडाइड से या पोटेशियम आयोडाइड से या पोटेशियम फ्लोराइड से आप रिएक्ट करोगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, फ्लोरीन रिप्लेस करेगा किसको, क्लोरीन को। ठीक है, उसके बाद आयोडीन रिप्लेस करेगा किसको, क्लोरीन को। तो आपको इनडायरेक्टली मिल सकता है। ठीक है, आपको इनडायरेक्टली मिल सकता है। क्या मिलेगा आपको, ठीक है, आपको मिलेगा क्या, मिथाइल आयोडाइड प्लस क्या मिलेगा, ये जो सोडियम है किसके साथ, NaCl। क्या बनेगा, NaCl। तो ये फ्लोराइड जो है, ये सॉरी ये रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन सिर्फ यही होगा। फ्लोरीन्स हार्ड टू कंट्रोल है इस वजह से, क्योंकि ये रिएक्शन जो है आपका फ्लोरीन क्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकता। कौन कर सकता है, जो इससे ज्यादा क्या हो, पावरफुल हो। ठीक है, ये बन सकता है पर ये नहीं बन सकता। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। यानी आप रूम टेम्परेचर पे क्या कर सकते हो, आप रूम टेम्परेचर पे खाली और खाली ब्रोमिनेशन और क्लोरीन कर तो आप चारों ही सकते हो, पर जो फेवरेबल होगा, जो आपको बेनिफिट देगा, जो आप प्रोडक्ट आपको कॉस्ट इफेक्टिव होगी या सस्ती पड़ेगी, वो सिर्फ क्या पड़ेगा, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या चीज है कि एक्सटेंट ऑफ हेलोजन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स विद फ्लोरीन इज हाईली वायलेंट, रिजल्ट गिव्स मिक्सचर ऑफ फ्लोरिनेटेड अल्केन्स एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो वो अनस्टेबल होते हैं। आयोडीन डज नॉट सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली बिकॉज द रिएक्शन इज वेरी स्लो। अगर डायरेक्ट कराएंगे हो तो जाएगा, रिएक्शन स्लो होगा और रिवर्सिबल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा कि फ्लोरीन तेजी से रिएक्ट करेगा क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन से। हेलोजिनेशन इज बिलीव्ड टू प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यानी रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। ये क्या होता है इसको अभी डिस्कस करते हैं हम। तो यहां तक जो हमने डिस्कस किया है कि क्या होगा कि आप अल्केन के हाइड्रोजन को क्लोरीन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्लोरीन से भी कर सकते हैं, ब्रोमीन से भी कर सकते हैं, आयोडीन भी से भी कर सकते हैं। पर फ्लोरीनेशन यूजफुल नहीं है, आयोडीनेशन यूजफुल नहीं है। यूजफुल सिर्फ क्या होता है, इसको आगे बढ़ाते हैं अभी। पूरा हो गया, चले इसको इधर ही आगे बढ़ाते हैं। अब होगा क्या, होगा ये कि भाई अगर आपके पास क्या चीज है, मीथेन है, मीथेन आप क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं। क्लोरीनेशन करें या ब्रोमिनेशन करें, ये दोनों रिएक्शन होते हैं सनलाइट की मौजूदगी में। किसकी मौजूदगी में होंगे, सनलाइट में। क्या होगा, यूवी। देखिए, सनलाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सनलाइट इज द फॉर्म ऑफ, और वो एनर्जी काफी होती है क्लोरीन क्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए। किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। वो क्लोरीन जो फ्री होगा वो अल्केन से हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ठीक है, सो पहले रिएक्शन लिखते हैं। तो रिएक्शन में क्या मिलेगा हमें, CH3Cl प्लस HCl। नाउ दिस इज द कार्बन, दिस इज द हैलोजन जो किसकी जगह पे आया, एक हाइड्रोजन की जगह। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, क्लोरोमीथेन। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है ये फर्स्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, रिएक्शन आगे बढ़ेगा क्योंकि इस कार्बन के पास 3 और हाइड्रोजन, 3 और तीनों रिप्लेस होंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो क्लोरोमीथेन है ये क्या करेगा कि दूसरे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। वही कंडीशन कौन सी, सनलाइट वाली। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH2Cl2 प्लस HCl। अब ये क्लोरोमीथेन था तो ये क्या है, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन।
क्या डाइक्लोरोमीथेन के पास अभी 2 हाइड्रोजन हैं? ये 2 हाइड्रोजन भी रिप्लेस होंगे। तो डाइक्लोरोमीथेन क्या करेगा? जब आप डाइक्लोरोमीथेन को फर्दर क्लोरीनेशन करेंगे, सेम कंडीशन सनलाइट, आपको मिलेगा ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, या क्या होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, यानी मीथेन के अंदर 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, 3 क्लोरीन आ गए। अभी भी एक हाइड्रोजन है, अभी भी एक हाइड्रोजन है, तो वो क्या होगा, रिप्लेस होगा। ठीक है, तो CHCl3 यानी ये जो क्लोरोफॉर्म है या जो ट्राइक्लोरोमीथेन है, ये क्या करेगा कि फर्दर क्लोरीन के साथ सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन गंजा बनाएगा, कार्बन गंजा, और क्या बनेगा, HCl। इसको आप क्या कहोगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोरोमीथेन। ये एक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर कंपाउंड। क्या कहेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या क्या कहेंगे, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। अब इन सब रिएक्शन में क्या हुआ है, एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। हर स्टेप में देखें, एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, एक क्लोरीन लगा, फिर दूसरे क्लोरीन ने दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो डाइक्लोरोमीथेन बना, डाइक्लो से एक हाइड्रोजन और गया तो ट्राइक्लोरो बना, ट्राइक्लोरो में एक ही हाइड्रोजन था, वो जब गया तो फिर टेट्राक्लोरो। सो रिएक्शन यहां पे जाके स्टॉप होगा जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते। तो अब हम मैकेनिज्म करें कि रिएक्शन हुआ कैसे, क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था, कौन सा बांड टूटा, कौन सा नया बांड बना, रिएक्शन के स्टेप्स कितने थे, वो हम सिर्फ इसका पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेप का, कि ये रिएक्शन कैसे हुआ था। बाकी दूसरे उसी तरह के होंगे, पर होंगे ये चारों ही होंगे, ये चारों ही होंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इसको सेव करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होता है? आवाज ना करे बेटा। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, के केमिकल रिएक्शन के जितने भी स्टेप्स हैं, हर स्टेप की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के कौन सा बांड टूट रहा है, कौन सा बांड बन रहा है, कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है, और कितने स्टेजेस हैं, कितनी ट्रांजिशन स्टेट्स बनेगी, सारी जो रिएक्शन की अकरेंस होती है उसको हम मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। इसकी अगर सिंपल डेफिनेशन कहें तो ये क्या होती है, द स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो क्या बताए, विच शोज ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, जो हमें बताए कि ओल्ड बॉन्ड कब ब्रेक हुआ। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, जो हमें बताया कि पुराने बॉन्ड कौन से टूटे, नए कौन से बने, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ये कौन से बने। ठीक है, तो ये 4 चीजें हमें, या 3 चीजें जो है मैकेनिज्म बताता है कि भाई जरूर रिएक्शन तब होगा ना जब रिएक्टेंट के ओल्ड बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे। जब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी जाके क्या बनेगा, नया बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे, कौन से बॉन्ड बनेंगे, उसके बाद के बॉन्ड बनने और क्या कहते हैं टूटने के दरमियान कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं जिनको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट ना रिएक्टेंट होते हैं ना प्रोडक्ट होते हैं। ट्रांजिशन स्टेट ना रिएक्टेंट होती है ना प्रोडक्ट होती है। रिएक्शन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक स्टेज बनती है। जैसे आप एंजाइम का मिसाल लेंगे, एंजाइम जब सबस्ट्रेट से अटैच होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको आप ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। फिर उसमें चेंज आती है, फाइनली क्या बनती है, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम सेपरेट हो जाता है। तो
आम रिएक्शन भी ऐसा होता है कि अगर ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, ए रिएक्टेंट है बी प्रोडक्ट है, तो ए डायरेक्टली बी में कन्वर्ट नहीं होगा, ए पहले किसी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद जाके क्या बनेगी, बी प्रोडक्ट बनेगी। तो चलें इस रिएक्शन में क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि कौन से बांड ब्रेक हो रहे हैं, कौन से बांड बन रहे हैं, और किस प्रोसेस के थ्रू क्या कंडीशन है, किस कंडीशन पे बांड ब्रेक हो रहा है। तो हर स्टेप की डिटेल स्टडी करेंगे। सो जब आप हेलोजिनेशन की बात करते हैं तो हेलोजिनेशन 3 स्टेप्स में होता है। ये जो मीथेन की हेलोजिनेशन है इट अकर्स इन 3 स्टेप्स। किसमें होता है कि भाई मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन करते हैं हम, मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन। तो पहले खाली रिएक्शन लिखते हैं कि रिएक्शन में हुआ क्या था। रिएक्शन में यह हुआ था कि मीथेन ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बना क्या, क्लोरोमीथेन प्लस क्या बना, HCl। अब ये प्रोडक्ट कैसे बनती है, ये किस इंटरमीडिएट से गुजर के बनाते हैं, ये हमें मैकेनिज्म बताए। सो मैकेनिज्म बताता है कि क्लोरीनेशन occurs in 3 steps, occurs in 3 steps के 3 स्टेप से गुजर के क्लोरीनेशन होती है। कौन कौन से स्टेप हैं? स्टेप 1 है, इसको कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप यानी ये एक चेन रिएक्शन है जिसके 3 स्टेप्स हैं। पहले पहला स्टेप होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। तो इस चेन रिएक्शन को स्टार्ट करने वाला जो पहला स्टेप है उसको चेन इनिशिएशन, इनिशिएट माना किसी चीज को स्टार्ट करना। तो वो कैसे होगा, जैसे ही क्लोरीन मॉलिक्यूल पे सनलाइट गिरेगी बांड टूट जाएगा। किसका? क्लोरीन का। अब क्लोरीन की बांड एनर्जी जो है वो 242 किलो जूल पर मोल है। तो सनलाइट में इतनी इनफ एनर्जी है कि वो क्लोरीन बांड को तोड़ देगा। पर अगर आप बात करते हैं कार्बन हाइड्रोजन बांड की, तो उसको बांड को तोड़ने के लिए 431 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो वो बांड मजबूत है, तो वो ऐसे ब्रेक नहीं होगा। पर बांड कौन सा ब्रेक होगा? क्लोरीन। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि क्लोरीन बांड टूटेगा। किस तरीके से टूटेगा? देखिए, बांड टूटने के 2 प्रोसेस हैं। वन इज कॉल्ड होमोलैटिक बांड फिशन, अदर इज कॉल्ड हेट्रोलैटिक बांड फिशन। अब होमोलैटिक बांड फिशन में क्या होता है, जैसे कोवेलेंट बांड बनता है वैसे टूट जाए। अब कोवेलेंट बांड बनने का तरीका क्या होता है कि एक एटम है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, दूसरे के पास दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, इन्होंने मिलकर क्या बनाया? पेयर। जब ये बांड टूट जाए तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएं। दिस इज होमोलैटिक बांड फिशन। दिस इज व्हाट, यानी दोनों बांडेड एटम्स जब जुदा हो गए, जब बांड टूट गया, अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले गए। सो व्हेन bond breaks in such a way that both bonding atoms take away by taking their own electron, अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले जाएं। So this is what homolytic bond fission। और इसमें फ्री रेडिकल बनता है। इसमें क्या बनता है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है? A substance which has odd numbered electrons, जिसके पास odd numbered इलेक्ट्रॉन हो, इवन ना हो, odd number इलेक्ट्रॉन होंगे तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अनपेयर्ड होगा। तो ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। और इनकी एक वैलेंसी क्या होती है? कम होती है। और दूसरा कि जब क्लोरीन मॉलिक्यूल था तो इनकी ऑक्टेट पूरी होती है, जब बांड टूट जाएगा तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो आपको क्लोरीन एटम मिलेगा। क्या मिलेगा? और क्लोरीन एटम विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट ज्यादा स्टेबल होगा कि ज्यादा रिएक्टिव होगा? ज्यादा रिएक्टिव। तो वो जाके अभी क्लोरीन उसमें मीथेन पे क्या करेगा? अटैक करेगा। पर पहले क्या होगा? पहले ये होगा The first step is what कि ये क्लोरीन मॉलिक्यूल में ये जो शेयर्ड पेयर, ठीक है। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल के बाहर 3 पेयर होते हैं, ठीक है। तो इन अगर शेयर्ड पेयर को इनमें काउंट करें, इसकी ऑक्टेट भी पूरी है, इसकी ऑक्टेट भी पूरी है, ठीक है। अब क्या आ रहा है कि होमोलाइसिस हो। होमोलाइसिस मींस होमोलैटिक बॉन्ड फिशन, ठीक है। किस तरह से बॉन्ड टूटे कि ये क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले, ठीक है। ये क्लोरीन, अब देखें तीरों का मकसद समझें। एक तीर ये होती है शिफ्टिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक तीर दोनों सर वाली होती है शिफ्टिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आधे सर वाली तीर हाफ हेडेड एरो शिफ्टिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन,
पूरी एरो है तो शिफ्टिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन में होगी, यानी दोनों बॉन्ड पेयर को एक ही एटम ले जाए, है तो दोनों ने शेयर किया ना, एक इसका एक इसका, जब बॉन्ड टूटे तो दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन ले जाए तो उसको हेटेरोलाइटिक कहेंगे, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनते हैं, ठीक है। ये इधर क्या है, आधेसर वाली चीज है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन, हमें क्या मिलेगा, हमें मिला एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये, दोनों की देखें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 287 287, दोनों के पास 8 नंबर इलेक्ट्रॉन है, सो दीज आर कॉल्ड व्हाट, क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन free radical. Now what is a free radical? A substance having odd numbered electron. A substance having, how they are formed? They are formed by homolytic bond fission. तो homolytic bond fission किस में होगी, ऑलमोस्ट जो आपके क्या कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दो बॉन्डेड एटम का इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कम हो, ज्यादा ना हो, अगर ज्यादा होगा तो हेटेरोलाइटिक हुई, दूसरा जो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक है वो पेयर को लेके जाएगा, पर अगर कम इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है तो फिर क्या होगा कि दोनों एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, तो किसी के पास भी पेयर पूरा शिफ्ट नहीं होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, तो हमें फ्री रेडिकल मिलेगी, ठीक है। तो फ्री रेडिकल क्या होता है, व्हाट इज अ फ्री रेडिकल, अ सबस्टेंस हैविंग ऑड नंबर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग ऑड नंबर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ फ्री रेडिकल, इसको फ्री रेडिकल कहेंगे। उसके बाद क्या होता है कि ये पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मैग्नेट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तीसरी बात, तो फॉर्म्ड बाय कैसे बनेगा, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, होमोलाइटिक, होमो मीन्स सेम, लाइटिक मीन्स ब्रेकेज, ठीक है, लाइसिस मीन्स ब्रेकेज, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन कहें और क्लीवेज कहें एक ही बात है, क्लीवेज मतलब भी ब्रेकेज है, फिशन मतलब भी ब्रेकेज है। तो व्हाट इज होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, इस तरह से बांड टूटे, इस तरह से बांड टूटे कि दोनों बांडेड एटम जो उनके दरमियान शेयर्ड पेयर है, पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, एक ये ले जाए एक ये ले, आधे सर वाली चीज लगे, इसको क्या कहेंगे, होमोलाइटिक। तो हेटेरोलाइटिक का भी बता दूं आपको, सो व्हाट इज हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन। देखिए आपके पास HCl मॉलिक्यूल है, आपके पास HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब इसकी डुप्लेट पूरी है, इसकी ऑक्टेट पूरी है, जब इन्होंने शेयर किया, अब क्या होगा, अगर आप हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन करते हैं, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, हेटेरोलाइसिस क्या हो कि पूरा का पूरा पेयर जो है एक एटम अपनी तरफ ले जाए, यानी ये पूरा पेयर कौन ले जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब क्या होगा कि हाइड्रोजन के पास खाली इधर क्या था कि 1s 0 बच जाएगी, उसके बाद क्लोरीन की पर कौन सी लगेगी, नेगेटिव चार्ज, एक ये पेयर हो गया, 3 पेयर क्लोरीन के पास ऑलरेडी थे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव आयन, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन एक पॉजिटिव आयन बनता है, एक नेगेटिव आयन बनता है, दोनों बॉन्ड ब्रेकेज हैं। अच्छा, होमोलाइटिक में डिफरेंस देखें, डिफरेंस इज दैट के, ठीक है, ये क्लोरीन था, क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, ये था होमोलाइसिस। अगर बॉन्डेड पेयर को दोनों एटम अपनी अपनी तरफ ले जाएं तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या है, जिसके पास 8 नंबर इलेक्ट्रॉन, जिसके पास, और इनको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा या इनको करेगा, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, बाय होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन क्या है कि बॉन्ड इस तरीके से टूटे कि दोनों बॉन्डेड एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए। व्हाट इज हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन, कि जब बॉन्ड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट्स में होगा तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा ज्यादा चांस है कि वो पूरा पेयर लेके जाएगा, यानी इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की, और डिस्ट्रीब्यूशन होगी, पूरा का पूरा पेयर कौन ले जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के मोड, तो पूरा पेयर जब शिफ्ट होगा तो जिससे शिफ्ट हुआ उस पर पॉजिटिव चार्ज लगेगी, जिसकी तरफ गया उस पर नेगेटिव। तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन में फ्री रेडिकल नहीं बनते, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। सो यहां पहला स्टेप समझ आ गया कि क्या हो रहा है। पहला स्टेप यह है कि फ्री रेडिकल बन रहे हैं। फ्री रेडिकल एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, फ्री रेडिकल एक रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं
कि ये हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं। हाईली रिएक्टिव मतलब कम स्टेबल होंगे। मतलब क्या हुआ? क्यों कम स्टेबल? आप खुद बता सकते हैं कि इसकी ऑक्टेट पूरी नहीं, ये एटॉमिक स्टेट में आ गया क्लोरीन। तो एटम हमेशा क्या होते हैं? ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अपने मॉलिक्यूल से, क्योंकि मॉलिक्यूल में उनकी ऑक्टेट पूरी होती है। और जब बॉन्ड बन जाता है, जब बॉन्ड बन जाता है एनर्जी रिलीज होती है, तो इनकी एनर्जी भी क्या होती है? कम होती है। अब जब बॉन्ड टूटा है तो कब टूटा है? जब हमने एनर्जी दी है। एनर्जी कहां से आई? सनलाइट से। कहां से आई? तो क्लोरीन एटम की एनर्जी ज्यादा होगी, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और एनर्जी क्या है? ज्यादा है। दोनों चीजें क्लोरीन फ्री रेडिकल को रिएक्टिव बनाएंगी कि स्टेबल बनाएंगी? अब ये क्या करेगा? मीथेन मॉलिक्यूल के पे दूसरे स्टेप में अटैक करेगा। सो पहला स्टेप ये होता है कि एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस बनेगा जिसको फ्री रेडिकल कहते हैं। और वो कैसे बनेगा? बाय होमोलाइटिक बॉन्ड। यहां इसमें कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, तो दूसरे स्टेप पे आते हैं कि दूसरे स्टेप में क्या होगा। इसको मैं सेव कर लूं, कर लूं, क्योंकि फिर मुझे मिटाना है। अब दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। चलिए दूसरे स्टेप बोर्ड पे करते हैं ताकि दोबारा इस स्टेप को देखना पड़े। तो स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 को कहते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप। इस स्टेप में होता क्या है? इस स्टेप में यह होता है कि एक फ्री रेडिकल खत्म होगा, दूसरे फ्री रेडिकल को प्रोड्यूस करें। क्लोरीन खत्म होगा, ठीक है। कैसे खत्म होगा? कि ये मीथेन से हाइड्रोजन लेगा, HCl बनाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल बना के देगा। फिर मिथाइल जो बनाए क्लोरीन पे अटैक करेगा, वो मिथाइल क्लोराइड बनाएगा या क्लोरोमीथेन बनाएगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करके देगा। यानी इस स्टेप में ये होता है कि जो फ्री रेडिकल बनाए ये चेन रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, सीरीज ऑफ फ्री रेडिकल बनाता जाएगा जितने पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा? चेन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होगा कि ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना था, ठीक है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल विथ 1 ऑड इलेक्ट्रॉन प्लस में ये आपका मीथेन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब क्या होगा? होगा ये कि यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका हाइड्रोजन का, और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए। ठीक है, तो बताएं क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये HCl बनेगा। क्या बनेगा? HCl। इसका अनपेयर्ड इसका अनपेयर्ड, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, हमें क्या मिलेगा? HCl। ठीक है, उसके बाद मिथाइल, मिथाइल ग्रुप अपना एक इलेक्ट्रॉन ले गया तो हमें मिला मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल। अब देखिए हुआ क्या कि क्लोरीन फ्री रेडिकल खत्म हो गया। क्लोरीन फ्री रेडिकल खत्म हो गया, पर उसने क्या बना के दिया? उसने मिथाइल बना के। अब ये जो मिथाइल बना है ये स्टेबलाइज होने के लिए क्या करेगा कि दूसरा फ्री रेडिकल बने। आए भाई, तो मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा? ये वो क्लोरीन है जो अभी तक नहीं टूटा। तो भाई एक इसका इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या है? पेयर है। एक क्लोरीन मिथाइल के साथ शेयर करे, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, क्या बनेगा? ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड। उसके बाद क्या बना? क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो दोनों स्टेप्स में देखें क्या हुआ है? क्लोरीन फ्री रेडिकल। दोनों रिएक्शंस में क्या हुआ है कि एक फ्री रेडिकल खत्म हुआ। कौन सा खत्म हुआ? क्लोरीन। बना क्या? मिथाइल। कौन सा खत्म हुआ? मिथाइल। बना क्या? क्लोरीन। एक फ्री रेडिकल खत्म होगा, वो दूसरा पैदा करके दे। अब आएगा चेन टर्मिनेशन स्टेप, क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल्स हैं इनमें एटम्स की ऑक्टेट पूरी नहीं होती, तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव। अब ये क्या करेंगे? डिफरेंट वेज में आपस में कंबाइन होंगे, तो आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कौन सी 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगी? आखिरी स्टेप को कहते हैं, अब चेन इनिशिएशन स्टेप था, चेन रिएक्शन की स्टार्ट फ्री रेडिकल बनने से हुई। चेन प्रोपोगेशन स्टेप था कि फ्री रेडिकल्स दूसरे फ्री रेडिकल्स को बनाएंगे। अब जितने फ्री रेडिकल बन जाएंगे अब वो आपस में जुड़ के प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे। तो आखिरी स्टेप होगा चेन टर्मिनेशन स्टेप। उसमें क्या होगा कि जितने भी फ्री रेडिकल बने हैं वो कितने वेज हैं, डिफरेंट वेज जिसमें वो कंबाइन हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, सो स्टेप 3 इज व्हाट? स्टेप 3 इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन
टर्मिनेशन स्टेप, यानी चेन रिएक्शन खत्म होगा, टर्मिनेट होगा। कैसे होगा? इन दिस स्टेप क्या होगा? इन दिस स्टेप all free radicals combine in different ways, to form stable product, to form stable product। कितने टोटल फ्री रेडिकल हैं? 2। देख लें, 2 फ्री रेडिकल हैं। कितनी प्रोडक्ट बन सकती हैं? एक चीज समझे पहले, भाई जब रिएक्शन हो रहा होता है तो क्या सिर्फ एक ही मीथेन मॉलिक्यूल होगा? उसमें तो बिलियंस मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो बिलियंस आपके पास क्लोरीन फ्री रेडिकल हैं, बिलियंस आपके पास मिथाइल फ्री रेडिकल है। दे आर 3 डिफरेंट चॉइसेस। क्लोरीन से कंबाइन होके क्लोरीन मॉलिक्यूल देगा, क्लोरीन मिथाइल से मिलके क्लोरोमीथेन देगा, मिथाइल से मिलके इथेन देगा। देयर आर 3 डिफरेंट चॉइसेस। पहली चॉइस क्या है? ये पॉसिबल है कि एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से मिलके क्या देगा? क्लोरीन मॉलिक्यूल देगा। क्या देगा बेटा? ठीक है। व्हाट इज द सेकंड चॉइस? कि मिथाइल फ्री रेडिकल जब क्लोरीन फ्री रेडिकल से मिल जाए तो क्या बनेगा? क्लोरोमीथेन बनेगा। ठीक है। एंड व्हाट इज द थर्ड चॉइस? कि ये एक मिथाइल एक दूसरे मिथाइल से अगर जुड़ जाए तो आपको क्या मिलेगा? इथेन। आपको क्या मिलेगा? इथेन मिलेगा। सो यहां पे रिएक्शन क्या हो जाएगा? पूरा। अब देखिए कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि मीथेन ने इथेन को जन्म दे दिया। अब इथेन रिएक्ट करना शुरू करेगा क्योंकि इसके पास 6 हाइड्रोजन। ठीक है। जब इथेन रिएक्ट करेगा तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं क्योंकि फिर आइसोमर्स बनना शुरू हो जाएंगे। कैसे? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? पहले मुझे इतना बता। इथेन जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? इथेन का मैकेनिज्म नहीं करते, खाली ये देखें, इथेन की क्लोरीनेशन की आपने। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां से हाइड्रोजन निकले या यहां से, तो हमें क्या मिलेगा? क्लोरोइथेन। हमें क्या मिलेगा? चले हमें मिला, मान लें कि ये चीज मिली। अब कहीं से भी निकलता, अगर यहां से निकलता फिर भी क्लोरोइथेन होता, यहां से निकलता फिर भी क्लोरोइथेन। अब जो आगे फर्दर होगी उसमें 2 चॉइसेस हैं। क्या 2 चॉइसेस हैं? ये ए है, ये बी है। तो अगर बी माइनस हाइड्रोजन निकलता है, बी से हाइड्रोजन निकलता है तो आपको मिलेगा CH3 CHCl2। सही है। एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन आ गए। अगर ए से निकलता है हाइड्रोजन A माइनस H तो फिर आपको क्या मिलेगा? CH2Cl CH2Cl, फिर आपको 1,2 डाइक्लोरोइथेन मिलेगा। ठीक है। तो आगे जो है ना फिर चॉइस बन जाती है कि किससे निकला, फिर जो है आपकी हेलोजिनेशन और कॉम्प्लेक्स होती जाए। तो सिंपली एट स्टेज ऑफ मीथेन, मीथेन के लेवल पे क्या होता है? एक ही कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, चारों ही रिप्लेस होते हैं। तो मैकेनिज्म हमने एक का किया है। इसी तरह से फिर 3 स्टेप रिपीट होंगे, दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। इसी तरह से फिर 3 स्टेप रिपीट होंगे, तीसरा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, फिर चौथा होगा, पर होंगे 3 स्टेप। तो एक मतलब फिर मैं बता दूं आपको कि फ्लोरीनेशन भी आप कर सकते हो, क्लोरीनेशन भी कर सकते हो, ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो, आयोडीनेशन भी कर सकते हो। पर जो यूजफुल है, जो बेनिफिशियरी है रूम टेम्परेचर पे, दैट इज क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। आयोडीनेशन का नुकसान ये है कि वो स्लो और रिवर्सिबल होता है। फ्लोरीनेशन का नुकसान ये है कि हार्ड टू हैंडल, कि वो कंट्रोल नहीं हो सकता। इतना रिएक्टिव है फ्लोरीन कि रिएक्शन हमसे कंट्रोल नहीं होगा। हम उसको स्टॉप कहां करें? यहां पे आप क्लोरोमीथेन तक स्टॉप करके उसको आइसोलेट कर सकते हैं। आप डाइक्लोरोमीथेन भी बना सकते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन भी बना सकते हैं, टेट्रा भी बना सकते हैं। यानी इतना टाइम होता है कि आप इनको आइसोलेट कर लें। फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को, यानी एक आप जो सोच के बना रहे हैं तो वो टारगेटेड प्रोडक्ट आपको इजीली नहीं मिलेगा। ठीक है। तो रिएक्शन की टाइप क्या है? हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन किसकी हो रही है? उसमें हो क्या रहा है कि अल्केन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, अल्केन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एड क्या होगा? हेलोजन। ठीक है। अब एक और बात जो रह गई है, क्लियर तो नहीं लगा? एक और बात, अगर देखिए आपका रिएक्टेंट ये है CH3 CH2 CH3 CH3, आप इनकी क्या करते हो? क्लोरीनेशन करते हो। ठीक है।
तो इसमें 3 डिफरेंट रिएक्टिव साइट्स हैं, ए, बी एंड सी। ये ए ये आ गया, ठीक है, CH3 जितने भी हैं। तो एक तो प्राइमरी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी हाइड्रोजन है, टर्शियरी हाइड्रोजन। अब देखिए, आप यहां से भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं, यहां पे प्लस क्लोरीन कर सकते हैं, यहां से हाइड्रोजन माइनस प्लस क्लोरीन कर सकते हैं, यहां से माइनस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन कर सकते हैं। अब होगी तो सब में हेलोजिनेशन, सब में क्लोरीन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ठीक है। पर इसमें एक साइट ऐसी है जो कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव हो, वो कौन सी साइट है? दैट इज अ टर्शियरी। यानी अगर रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ किसकी? अल्केन्स टूवर्ड्स हैलोजन और हैलोजिनेशन। तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा कि टर्शियरी हाइड्रोजन एटम इजीली रिप्लेस होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी इजीली होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी इजीली रिप्लेस होगा एज कंपेयर टू मीथेन, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? देखें, इस रिएक्शन में जो सेकंड स्टेप में, पहला स्टेप तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा, सब में बनेगा। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और अल्काइल फ्री रेडिकल बनता है। और क्या बनता है? तो अगर हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होता है इस जगह से, तो आपको मिलेगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। आपको क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्काइल फ्री रेडिकल मिलेगा। यहां पे आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्काइल, यहां पे आपको मिलेगा टर्शियरी अल्काइल, ठीक है। कौन सा? टर्शियरी अल्काइल। अब इनकी स्टेबिलिटी में फर्क होता है। क्या फर्क होता है इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, प्राइमरी जो आपका फ्री रेडिकल है इसको एक ही मीथेन क्या होगा लगा होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे। जो आपका सेकेंडरी होगा इसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, 1 हाइड्रोजन होगा। ये आपके 2 मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद जो टर्शियरी होगा उसमें तीनों क्या लगे होंगे? अल्काइल ग्रुप। तो टर्शियरी उसी को ही कहते हैं ना जिसमें कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड हो, 3 से, ठीक है। अच्छा, ये जो फ्री रेडिकल वाला कार्बन है, ठीक है, ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, कौन से ग्रुप? अल्काइल ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं या कहें तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप्स होते हैं। ये क्या करते हैं? अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करते हैं। कहां पुश करेंगे? जहां पर इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। अब ये कार्बन जो फ्री रेडिकल वाला है, ठीक है, ये कार्बन, ये sp2 है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली इससे क्या होगी? ज्यादा हो, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन, इसके पास कम इलेक्ट्रॉन। इसकी ऑक्टेट पूरी है, इसकी ऑक्टेट पूरी है, इसकी ऑक्टेट पूरी है, पर इसकी ऑक्टेट पूरी नहीं है। इसके पास आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, बाकियों के पास कितने? 8। तो ये 3 अल्काइल ग्रुप हैं जो इसको क्या करेंगे? अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। ऐसा नहीं कि पूरा इलेक्ट्रॉन उठा के देंगे, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे? इसके साथ शेयर करेंगे। अब जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करेंगे तो इसकी जो डिफिशियंसी है वो कम होगी कि बढ़ जाएगी? देखें, कम क्या है? इलेक्ट्रॉन आ क्या रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्या हो जाएगी? कम होगी। और जितनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम होगी उतना ये क्या होगा? स्टेबल हो। उतना क्या होगा? स्टेबल हो, ठीक है। तो इसको कितने मिथाइल हैं जो इसको स्टेबलाइज करें? 3। इसके पास कितने हैं? 2। इसके पास कितने? 1। और मिथाइल रेडिकल के पास कोई स्टेबलाइज करने वाला नहीं है। तो ये कम स्टेबल होगा, इससे ये कम होगा, इससे ये होगा, इससे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? टर्शियरी। जब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यानी अगर मैं पीछे आऊं, अगर यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो आपको मिलेगा मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, ठीक है। अब ये एक इंटरमीडिएट है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। थोड़ा सा यहां पे आपको जो है, आप भूलेंगे भी सही, पर आपको पता होना चाहिए कि भाई ये अल्केन था, ठीक है। अल्केन किस में कन्वर्ट हो रहा है? अल्काइल हैलाइड में। पर डायरेक्ट तो नहीं हो रहा, पहले क्या बनना है? अल्काइल फ्री रेडिकल, दूसरा क्या बनना है? हैलोजन फ्री रेडिकल, उसके बाद बन रही है प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है? ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये एक रिएक्शन
इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट नॉर्मली सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल हो। फिर हम कंपैरिजन करेंगे कौन ज्यादा रिएक्टिव, कौन ज्यादा स्टेबल। वैसे सारे अनस्टेबल हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि जो लॉन्ग टाइम तक यहां पे स्टे कर सके। तो यहां पे दो बातें हैं कि अगर ये क्या है, समवॉट स्टेबल है, समवॉट स्टेबल है, और ये हाईली अनस्टेबल है। दो बातें, हाईली अनस्टेबल है, दो बातें हो सकती हैं। यानी है तो अनस्टेबल, उनमें हम कंपेरिजन करें कि ज्यादा कौन स्टेबल है, ज्यादा कौन रिएक्टिव है। ठीक है, अब दो बातें हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्रोडक्ट तो नहीं है ना, थोड़ा गौर करें, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट नहीं है, उसने अभी प्रोडक्ट बनानी है। कब बनाएगा? कुलियन मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है जब तक दूसरा रिएक्टेंट आके से कोलाइड करे तब जाके क्या बनेगी? प्रोडक्ट। अब अगर ये थोड़ा सा स्टेबल होगा, इतना स्टेबल होके, इतना स्टेबल होकर तब तक जो है दूसरा रिएक्टेंट आके से कोलाइड करे तब जाके क्या बनेगी? प्रोडक्ट। तो अगर ये थोड़ा स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके प्रोडक्ट बनने के चांसेस कब होंगे? जब आपका इंटरमीडिएट क्या होगा? स्टेबल होगा। अगर ये हाईली अनस्टेबल है तो प्रोडक्ट बनने से पहले बैक टू पवेलियन, ये रिएक्टेंट की तरफ आ जाए। ठीक है, एक मरतबा फिर समझें। नॉर्मली अगर आपका रिएक्टेंट स्टेबल है, रिएक्टेंट स्टेबल का मतलब उसके बॉन्ड स्ट्रांग है, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। उसने रिएक्ट किया, उसका बॉन्ड टूटा, उसका इंटरमीडिएट बना। अब इंटरमीडिएट को थोड़ा सा स्टे करना चाहिए, कितना? जब तक दूसरा रिएक्टेंट आके उसे कोलाइड करे तब जाके वो प्रोडक्ट बनाएगा। इतना तो स्टेबल होना चाहिए। अगर इतना स्टेबल नहीं है तो फिर वो वापस रिएक्टेंट की तरफ जाए। ठीक है, तो मुझे बताएं, अब इधर आए आप, इन तीनों साइड्स में ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कौन बनाएगा? ए, बी या सी, यानी टर्शरी। ठीक है, तो टर्शरी वाली प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी, सेकेंडरी वाली ज्यादा बनेगी कि प्राइमरी वाली? तो टर्शरी वाली प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी। यानी आप अगर कहें तो स्टेबल भी टर्शरी ज्यादा होगा और प्रोडक्ट भी यही बनेगी, यही फेवरेबल प्रोडक्ट होगी। देखिए, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी को आप रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से कंपेयर ना करें, बहुत ही उल्टी बात है। अगर रिएक्टेंट स्टेबल होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा। अगर रिएक्टेंट स्टेबल होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि वो स्टेबल है, वो इनर्ट है। अब रिएक्टेंट जो आपका रिएक्टिव है, उसने एक इंटरमीडिएट बनाया। इंटरमीडिएट के पास दो रास्ते हैं, या तो वापस जाए या फिर आगे जाए। आगे कब जाएगा? जब थोड़ा सा स्टेबल होगा, जब थोड़ा सा स्टेबल होगा, ताकि दूसरी चीज आके उससे कोलाइड करे, फिर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके क्या बनाए? प्रोडक्ट बनाए। अगर वो इतना अनस्टेबल है कि दूसरे के आने से पहले ही वो किधर चला जाएगा? रिएक्टेंट। तो अगर रिएक्टेंट आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल है तो वो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, अगर अनस्टेबल है तो वो कहां जाएगा? रिएक्टेंट। दिस इज ऑल अबाउट अल्केन्स। अल्केन्स की रिएक्टिविटी यहां पे कंप्लीट होती है। तो इसको कल आप पढ़ के आइएगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा, रिवाइज करवा के फिर हम आगे बढ़ेंगे अल्कीन्स की तरफ। ठीक है ना?